शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल को 15 अगस्त 2025 को पूरे 22 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। सतमोला कवियों की चौपाल एक वैश्विक कीर्तिमान बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है, अर्थात 17,000 से ऊपर कवियों का परिवार केवल हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, उड़िया, कोंकणी, नेपाली सभी भारतीय भाषाओं का ये कार्यक्रम है। नेपाली भी हमारी भारतीय भाषा है, हमारे अखंड भारत का एक हिस्सा है। सतमोला कवियों की चौपाल केवल कविता ही नहीं गद्य और पद्य दोनों का कार्यक्रम है। समय समय पर हम गद्यकार को भी बुलाते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल 15 अगस्त 2003 से प्रारंभ होकर के आज हम 23वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारा परम सौभाग्य है इस 22वें वर्ष में हमने देश की नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सुविख्यात कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी को हमने कालजयी सम्मान से सम्मानित किया। जहाँ जोरदार ताली के साथ पुनः हम स्वागत कर रहे हैं दीदी का। डॉक्टर कीर्ति काले मात्र एक कवित्री ही नहीं वरन वह बहुत बड़ी ललित निबंधकार है, व्यंग्यकार है, गद्यकार है और समय समय पर खासकर कोरोना काल में उनका यह पक्ष हमें जानने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियों पर अपना दृष्टिकोण दिया, कलम चलाई व्यंग के माध्यम से। कारण क्या कि अगर हम सीधा सीधा किसी को कुछ उसकी समस्या को देखें और उसका समाधान देने की कोशिश करें तो लोगों को वो बड़ा तीखा स्वाद लगता है और तुरंत वो पानी के गिलास मांगता है। लेकिन एक व्यंग के अंदर एक बड़ी ताकत है कि मुंह भी जल जाता है, लेकिन इसके बाद एक और दो, ये एक व्यंग की ताकत होती है। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत कर रहे हैं और हम बातचीत प्रारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर कीर्ति काले की कविता, क्योंकि ये कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम तो है नहीं, हम डॉक्टर कीर्ति काले की कविता पर और कविताएं हम सुनते रहते हैं। आज हम उनकी केवल और केवल किताबों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर कीर्ति काले ने जब व्यंग की बात आई तो उन्होंने इधर उधर नहीं झांका। कहाँ झांका? अंतस में झांका, यानी कि अपने आसपास और अंदर तक झांका कि हम सरस्वती पुत्र हैं, कवि हैं,
कवि समाज में रहते हैं और आधी जिंदगी हमारी कवि सम्मेलनों में निकल गई और आगे भी कवि सम्मेलनों में रहना है, तो वहां किस प्रकार की यादें, सुखद यादें, बहुत ही अगर कहूं तो हंसी छूटने वाली यादें, हथफरब करने वाली यादें और बड़े खट्टे मीठे उसमें संस्मरण है। उस किताब का नाम होता है किस्से कवि सम्मेलन के। ये देख, ये किस्से कवि सम्मेलन के। और डॉक्टर कीर्ति काले जी, आप वस्तुतः इसका जो आवरण पृष्ठ है किसी कवि सम्मेलन में ही आपका ये है। और प्रभात प्रकाशन, देश का सुप्रसिद्ध प्रकाशन है। प्रभात प्रकाशन कोई पुस्तक छापता है, इतना आसान नहीं होता वहाँ से छपना। और लेकिन वहाँ जो चीज़ छपती है कंटेंट पर, और ये कंटेंट इतना ज़बरदस्त है, इसकी आपको डॉक्टर साहब, ये कैसा एक आपको आइडिया आया कि मुझे अपने कवि सम्मेलनों पर, वो भी कवि सम्मेलनों के किस्से लिखने चाहिए, और इसको श्रोता या दर्शक किस प्रकार से स्वीकार करेंगे? डॉक्टर कीर्ति काले जी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा इसी पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल को मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी। इतने वर्षों तक, 22 वर्षों तक कोई भी कार्यक्रम निरंतर निर्बाध गति से चलाना और एक उसी गरिमा के साथ, उसी ऊंचाई के साथ चलाते रहना, निरंतर बढ़ते रहना, ये कोई छोटी बात नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं, बहुत बड़े बजट के कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं, उनके 12 एपिसोड होते हैं, किसी के 14 एपिसोड होते हैं, किसी के बहुत बहुत भी कह लिया जाए तो 100 एपिसोड हो जाते हैं। उसके बाद 100 एपिसोड के बाद एक ब्रेक तो जरूर लिया जाता है। फिर दोबारा से अगर कोई ऐसा हो तो प्रायोजक मिल जाए, कुछ मिल जाए और श्रोताओं की डिमांड हो, तो वो कार्यक्रम दोबारा से प्रारंभ होता है, लेकिन उस गति से दोबारा से नहीं चल पाता। कई बार देखा गया है। लेकिन सतमोला कवियों की चौपाल 22 वर्षों से, 2 दशक से अधिक का ये समय हो गया, और निरंतर प्रवीण जी के संचालन में, और इनकी पूरी टीम खड़ी हो गई अब तो। प्रारंभ के दिनों में मैंने भी इसमें संचालन किए, और वो बहुत छोटे से स्टूडियो में होता था। लेकिन जिन्होंने प्रारंभ किया इस कार्यक्रम को, जिन्होंने अपनी आहुतियां दी इस कार्यक्रम में, उन्हें अवश्य स्मरण करना चाहिए। मैंने इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा। दीदी, इसमें जो कि मुझे तो प्रश्न आपसे करना चाहिए था, लेकिन आपने जो सतमोला कवि चौपाल बात की, इसका बड़ा सरल सा उत्तर है। आप प्रायोजक और पहली बात तो साहित्यिक कार्यक्रमों को प्रायोजक बड़े मिलते नहीं है, मिलेगा नहीं। लाफ्टर शो कर लो, आपके पास कंपनियां दौड़ी दौड़ी आएंगी, आपका कंटेंट चटपटाओ, दौड़ी दौड़ी कंपनियां आएंगी, चाहे मैं इंस्टा पे हो, आजकल तो कई चीज माध्यम। हमारा ये बड़ा सरल तरीका है, वो है सहभागिता। यानी कि एक हवन है, हवन कुंड है, इधर यजमान बैठे हैं, इधर के नाम और भी लोग बैठे हैं, हवन हो रहा है। कोई आहुति घी से डालता है, कोई आहुति हवन सामग्री से डालता है, और कुछ ना कुछ डालता है। हवन के अंदर आहुति सभी डालते हैं। ये आहुति अर्पित करने का माध्यम, सहभागिता का सिद्धांत ही कार्यक्रम को जीवन पर्यंत चलाता रहेगा। केवल इतना उत्तर। एक बात है कि आपने कहा कि चटपटा सा कुछ हो तब कार्यक्रम चलता है। इसमें चटपटा की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके प्रायोजक ही चटपटे हैं। सतमोला जो सतमोला के जो नमकीन है, उनकी चटपटी गोलियां हैं, वो इतनी चटपटी हैं कि इस कार्यक्रम में अलग से चटपटेपन की आवश्यकता नहीं है। आपने जो प्रश्न किया कि मुझे ये लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, ये अपने आप में पहली पुस्तक है जो कवि सम्मेलन के प्रामाणिक संस्मरणों पर लिखी गई हैं। स्वयं के संस्मरण, किसी ने दूसरों के संस्मरण तो लिखे हैं, लेकिन स्वयं के संस्मरणों की पूरी पुस्तक मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं आई थी। श्री सुरेंद्र दुबे जी जो जयपुर में रहते थे, विश्वविख्यात हास्य कवि और गीतकार थे, उन्होंने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर एक पत्रिका निकाली थी, कवि सम्मेलन समाचार।
और कवि सम्मेलन समाचार एक मासिक पत्रिका थी और वो कवि सम्मेलनों पर आधारित पहली पत्रिका थी। उसमें मेरा काम ये था, मैं उसकी उप संपादिका रही हूँ। मेरा काम ये था कि मैं विभिन्न समाचार इकट्ठे करूं, पूरे देश भर में कहाँ कहाँ कवि सम्मेलन हुए, किस किस ने काव्य पाठ किया, किसने अध्यक्षता की, किसने संचालन किया और किसने क्या क्या सुनाया, और कोई विशेष घटना हुई हो तो उसका भी जिक्र करूं। तो बीज रूप में तो यहाँ से ये बीज पड़ा, तो लोग मुझे बताते थे कि इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। तो ये लिखते लिखते मेरे मन में ये बात आई कि इतनी सारी घटनाएं होती हैं दूसरों के साथ, मेरे साथ भी तो बहुत सारी रोचक संस्मरण हैं, और इसका कवि सम्मेलनों का जो 100 वर्षों का इतिहास है, अभी तक इसका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ। किसी को कोई जानकारी नहीं। इतने बड़े बड़े कवि आए जिन्होंने कवि सम्मेलन के लिए अपनी रातें दी, पूरा जीवन दिया। मतलब कवि सम्मेलन कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, आप भी समझते हैं, फुल टाइम जॉब है। इसमें एक एक सांस इस पूरे कवि सम्मेलन को देनी पड़ती है, अर्पित करनी पड़ती है। जिन लोगों के नाम आज चमकदार दिखाई दे रहे हैं या जिन लोगों के नाम लोगों के होठों पर आ रहे हैं, ऐसे मत समझिए कि वो केवल मंच पर गए, माला पहनी, कविता सुनाई और वो रातों रात में बहुत बड़े बन गए। एक परफॉर्मेंस देने के लिए भी 1000 तैयारियां करनी पड़ती हैं, भले ही कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए। ये लिखने की प्रेरणा मुझे कवि सम्मेलन समाचार पत्रिका में उप संपादिका के काम करते हुए हुई। और जब कोरोना काल में मेरे पास थोड़ा समय था, लिखने तो मैंने पहले ही प्रारंभ कर दिए थे प्रवीण जी, कुछ संस्मरण मैंने लिखे थे, और उसका जो मैंने एक पूरा बंडल बनाया था लिखने के बाद, कहीं ना कहीं जो हमारे घर में काम हुआ उसमें वो पूरा खो गया। इतने सारे संस्मरण मैंने लिखे हुए थे, पूरी किताब मेरी तैयार थी, लेकिन वो संस्मरणों का पूरा बंडल जो था, पांडुलिपि बनाकर रखी थी, वो कहीं ना कहीं खो गई। फिर मेरा मन थोड़ा सा ऐसे हो गया कि अब दोबारा से फिर मेरा मन हट गया। लेकिन कोरोना के समय में जो हमने कार्यक्रम किए, यहाँ भी ओम प्रकाश कल्याणी जी भी बैठे हैं, हम दोनों ने मिलकर कुछ कार्यक्रम किए ऑनलाइन। फिर मैंने दोबारा से लिखना प्रारंभ किया। उसके धीरे धीरे करते करते इतने संस्मरण हो गए, फिर मैंने ये पुस्तक प्रकाशित कराई। दीदी एक बताऊं, अभी अनायास जब मैं पुस्तक आपकी पढ़ रहा था, मुझे एक उसमें संस्मरण आया। आप डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के साथ आपने काम काफ़ी किया हुआ, और गीत चांदनी से भी आप बेहद सक्रियता के साथ जुड़ी रही, और अक्सर उनके लिए काफ़ी आपने कवि सम्मेलन भी किए, उनकी कोई शायद पत्रिका थी, उसमें भी आप गीत चांदनी के नाम से, क्योंकि मुझे एक ध्यान आता है कि मेरे पिताजी भी गीत चांदनी में 1-2 बार गए, तो उसमें मैं भी ये देख रहा था कि ऐसा भी हुआ गीत चांदनी में 1992 में कि विशंबर, हाँ, तो उसमें एक कुंवर जावेद जी ने एक पंक्तियां कुछ सुनाई थी, गीत सुनाया था, जो भी है, मैं तेरा कौन सा रखूं नाम, सुबह बनारस रखूं या फिर रखूं अवध की शाम, और गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली, तुझको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं, मुझको अपने पास बुलाकर खूब खिलो तो जानूं। ये तो पंक्तियां थी, लेकिन इसके साथ कुछ मजेदार किस्सा भी जुड़ा हुआ है। हाँ, आपने ये जो किस्सा खोल दिया एकदम से, वो बहुत ही अनोखा सा संस्मरण है और ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन ये मैं बड़ी ताज्जुब में पड़ गई कि ऐसा भी कोई कर सकता है या ऐसा भी होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। गीत चांदनी तरुण समाज जयपुर का बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। विशंबर मोदी जी उसके संस्थापक हैं, तरुण समाज के, और आज भी वो गीतों के प्रति उतने ही उनकी निष्ठा है और उतना ही समर्पण है। इतने 85 वर्ष के वो हो गए। गीत चांदनी में जब मैं गई, शायद 1992 में या 93 में पहली बार गई थी ना, हाँ, और वो एक बार जब मैं गई तब कुंवर जावेद जी वहाँ, बहुत ही बड़े गीतकार, गजलकार वहाँ पर थे। अब उन्होंने वहाँ ये घोषणा की माइक से कि मुझे ब्लड कैंसर डॉक्टर ने घोषित किया है, और उन्होंने बताया है कि मेरी उम्र अब केवल 3 महीने बची है, तो आप लोग जितना चाहें आज मुझसे सुन लीजिए, पता नहीं अगले वर्ष मैं आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ।
और ब्लड कैंसर उस समय और आज भी ऐसी बीमारी है कि उसे देखकर मतलब सुनकर ही एकदम से हृदय कांप जाता है कि इस इतने भले चंगे व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो गई, ऐसा रोग हो गया। अब ये तो हमें दोबारा से दिखेगा या नहीं दिखेगा। सब लोग सन्न रह गए, बिल्कुल सन्न रह गए। माहौल ऐसा बन गया कि अब पता नहीं क्या होगा। और वास्तव में कुंवर जावेद जी, उनका व्यक्तित्व देखने योग्य अभी भी है, तब तो बिल्कुल ही था। तो वो हाँ, तब तो और ही था, बहुत यंग थे। और उन्होंने फिर विशंबर मोदी जी एकदम भावुक हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी माइक पर आकर कि देखिए ये गीत चांदनी मैं पूरा कुंवर जावेद जी के नाम समर्पित करता हूँ। बाकी लोग सुनाएं या ना सुनाएं, आज हम इन्हें पूरा भरपूर सुनेंगे। और ये भी मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये जितनी इनका मन है उतनी देर तक सुनाते रहें। बहुत आर्द्र हो गया पूरा वातावरण और कुंवर जावेद जी ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाजवाब गीत प्रस्तुत किए। लगभग मुझे लगता है 12-15 गीत उन्होंने लगातार सुनाए होंगे। और उनका तरन्नुम तो बहुत अच्छा था ही, आज भी है। सारा कुछ होने के बाद मैं तो तब बहुत नई थी प्रवीण जी। मेरे मन में ऐसा धस हो गया कि ये इतना अच्छा व्यक्ति और ब्लड कैंसर के नाम से तो पता नहीं है क्या। थोड़े दिनों बाद वो मुझे मिले, बदायूं जाना था, तो वो बदायूं रहते थे। बदायूं जाना था तो मैं अपने पिताजी के साथ गई। पिताजी के साथ जाती थी पहले मैं कवि सम्मेलन में, वो मेरे साथ जाते थे। तो वो आगरा स्टेशन पर से फिर मुझे हमें बदायूं की ट्रेन लेनी थी, तो मैं आगरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। वहाँ से हम बस स्टैंड जाना था, तो वहाँ हमें कुंवर जावेद जी मिल गए। कुंवर जावेद जी को भी बदायूं जाना था, वो कहीं से आ रहे थे। तो वहाँ जाते समय हम लोग एक ही बस में सवार हुए। और बस में सवार होने के बाद मैं काफ़ी देर तक तो उन्हें देखती रही, बोली कुछ भी नहीं। फिर मैंने उनसे धीरे से पूछा कि कुंवर जी आप ठीक हैं? तो बोले हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तो मैंने कहा कि नहीं, आपने वहाँ जो बताया था ना आपको ब्लड कैंसर हो गया है। तो बोले अरे नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तो मैं एकदम हतप्रभ रह गई कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बीमारी को ऐसे ही कैसे कह सकता है। तो आज मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आज भी ईश्वर करे उनकी आयु बहुत लंबी हो, आज भी वो हैं और बड़े स्वस्थ हैं। तो उनको वो ब्लड कैंसर हुआ था या नहीं हुआ था मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो अब तो स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं। और ये एक ऐसी घटना थी, इसके बहुत सारे इसमें परतें छिपी हुई हैं। आप अपने हिसाब से इसका हल निकाल सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं कि सच क्या हो सकता है और क्या थोड़ा बहुत सच नहीं हो सकता। आपकी और अनेक पुस्तकें हैं, इसमें अगली पुस्तक की ओर बढ़ूं। इसमें एक जो अब कई कवि हमारे बीच में नहीं हैं, और उनके साथ आपकी काव्य यात्रा भी लंबी रही है, चाहे वो कुंवर बेचैन जी की रही हो, अभी कुछ समय पहले महेंद्र शर्मा जी भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ा लंबा साथ रहा इन लोगों के साथ। और इसमें एक पृष्ठ ऐसा भी दिखाई दिया जब बच्चों ने हूट कर दिया, वो क्या किस्सा था? बच्चों ने, देखिए बच्चे ना ऐसे होते हैं कि वो बड़े बड़ों का पानी उतार देते हैं। बच्चों से हम कुछ नहीं छिपा सकते। एक कवि सम्मेलन में मैं गई, वहाँ उस समय मैं बहुत जमती चली जा रही थी कार्यक्रम में। हर कार्यक्रम में मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो रही थी कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं खड़ी होते ही तालियां बजनी शुरू हो जाएंगी। और ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता। ईश्वर जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। जिस समय आपको ये लगने लगे कि आप तो बहुत बड़े हो गए और आपके तो खड़े होते ही ऐसा शुरू हो जाएगा खेल कि वो बिल्कुल आसमान तक पहुंच जाएगा, उसी समय आपको ऐसा झटका मिलता है कि आपकी सारी शेखी दरी की दरी रह जाती है। तो ये कार्यक्रम मुझे लगता है अजमेर के आसपास का कहीं है, मैंने लिखा है इसमें। वहाँ मैं गई तो वहाँ जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, तालियां बजी, नाम की वजह से तो बजी जाती हैं, तालियां बजी। आगे आगे प्राइमरी क्लास के बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, आगे आगे गांव सा था, छोटा सा कस्बा होगा। तो वहाँ जब मैं गई और मैंने प्रारंभ किया, एक छंद सुनाया, तालियां बज गईं। उस समय करगिल का युद्ध हो चुका था और तब मैंने एक रचना लिखी थी, क्या सिंहों का आदेश कभी चूहों से हारा है।
सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और इसको मैं पहले थोड़ा सा अलग सुनाती थी कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, ऐसे करके। अब वहां जब मैंने ये ऐसे आलाप लिया है, सामने बच्चे बच्चे बैठे थे ना, वो मेरे साथ में करने लगे अब मैं समझ नहीं पाई कि इनको अच्छा लग रहा है या वो उठ कर रहे हैं। मैंने दोबारा से कहा, दोबारा से फिर वो पंक्ति दोहराई, बच्चे बैठे, वो दोबारा से तो मैंने बड़ी मुश्किल से वो गीत मैंने पूरा किया। और पूरा करने के बाद मैं बैठ गई, मैंने एक दो कविताएं वहां और सुनाई। वो इसलिए सुना पाई क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस था, मैं हिली नहीं वहां से कि इन बच्चों ने है कर दिया तो मैं हट जाऊं। लेकिन बच्चों ने, बाद में मुझे पता चला, मैंने पूछा ये बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वो बोले कि ऐसा है कि इनको प्रार्थना में बोलने की आदत है स्कूल में, तो जो सामने से कहा जाता है ना, गायन में जो कहा जाता हाँ, वही है बोल- उसको वो रिपीट करते हैं। तो जैसे आपने कहा, आप अकेली थी जो सस स्वर सुना रही थी, बाकी लोगों के साथ में तो वो उन्होंने रिपीट नहीं किया, लेकिन आपके साथ में जैसे आपने एक पंक्ति कही वैसे ही उन्होंने रिपीट कर दिया। तो उस समय मुझे ये लगा कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी कलाकार, किसी भी रचनाकार को, किसी भी परफॉर्मर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग रसोई पागड़ी बने तो बने, न बने तो न बने। बहुत अच्छा। ईश्वर की कृपा जिस दिन होती है, उस दिन कोई छोटा सा छोटा, नन्हे से नन्हा रचनाकार भी ऐसा सुपर हिट हो जाता है और बड़े से बड़ा रचनाकार वहां फेल हो जाता है। इसलिए कभी भी दिमाग को अपने सातवें आसमान पर नहीं रखना चाहिए, जमीन पे रखना चाहिए। एक दीदी, एक जो अब ये पुस्तक मेरे हाथ में है, और ये जो पुस्तक है, एक तरफ डॉक्टर कीर्ति काले है, और इस आवरण पृष्ठ में मुझे एक तो लगता है सुनिश्चित तौर पे ये जो छोटी बच्ची है, ये डॉक्टर कीर्ति काले का बचपन है। और किताब का नाम भी बड़ा प्यारा है, फरफंदो। और इसके कुछ पृष्ठों में आपके आत्मकथ्य हैं, पूरी पुस्तक में मैंने कई जगह देखा। और मैंने एक कविता प्रारंभ में सतमोला कवि चौपाल के प्रारंभ में रिकॉर्ड की थी, संभवतः 20 साल हो गए उसको रिकॉर्ड किए हुए। उसमें कविता में पंक्तियों का जो भाव था, गीत का भाव था कि एक जो बच्ची होती है, बिटिया होती है, वो जरा सा मुस्कुरा भी ले तो एक गुनाह हो जाता है उसका। थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को उड़ान दे तो कुछ ना कुछ समाज उस पे उसके पर कतरने लगता है। कैसी 87 हाँ हाँ, तो मुझे बड़े रोचक इसमें है, जैसे फर्ज को लोग, जैसे कि आपकी माता जी ने कहा तू तो बंदरी लग रही है, ये बंदरी की बेटी है, कुछ ऐसे बोला, और आपने उसको कितना, आपके बाल मन में वो शब्द कहाँ तक पहुँच गए। ये पूरी जो किताब है, अगर मैं कहूँ तो ये एक उत्कृष्ट, मेरी दृष्टि से बाल साहित्य की एक बड़ी बाल मन की किताब है। इस बारे में मन आपका करे तो वो 2-3 पंक्तियां दोहरा दीजिएगा कविता के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किस पूरी पुस्तक के अंदर से वो कविता का भाव भी निकलता है, और बचपन के अनेक प्रकार के संस्मरण इसमें हैं। तो डॉक्टर कीर्ति काले जी, इस पे अगर आप, मेरा बड़ा मन था फरफंदो के बारे में आपसे बातचीत करने का। हाँ, मेरे पिताजी मुझे कहते थे फरफंदो, और इसी का नाम है ये। और वो इसलिए कहते थे कि मैं बहुत शरारती थी। शरारती ऐसी थी कि बल्कि कहते हैं फरफंदो का अर्थ ये होता है कि हम फसाद करने वाला, जबकि मैं कोई फसाद नहीं करती थी, लेकिन मैं जो करती थी वो फसाद बन जाता था, पता नहीं क्यों फसाद बन जाता था। मुझे आदत थी, हमारे घर में बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, और मैं फटाफट सारे पेड़ों के सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बैठती थी, डाली पर बैठकर, और वहां डाली पर मुझे कविताएं सुनाने का तब भी बड़ा शौक था। हमारे बाल भारती पुस्तक चलती थी, उस बाल भारती में जितनी कविताएं थी मुझे सारी कंठस्थ थी,
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे बहुत में हर अच्छे। बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी अच्छे, थी, बहुत अच्छे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसी कविताएं निराला जी की, पंत जी की, जो कविताएं हमारे रहती थी, वो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांसी हिंदुस्तान की, ये उनकी कविताएं, तो ये सारी मुझे कंठस्थ रहती थी और मैं सुनाती रहती थी। तो इसीलिए मुझे कहते थे फरफंदो। जो आपने संस्मरण बताया प्रवीण जी, वो बंदरोबा संस्मरण है। मेरे पिताजी ने मुझे कहा, वो मुझे बंदरोबा कहते थे। और वो क्यों कहते थे? वो कहते थे कि तुम हमारी बच्ची नहीं हो, तुम बंदरिया हो, बंदर की बच्ची हो, तुम्हारी हमने पूंछ काट दी और बाल निकाल दिए, फ्रॉक पहना दिया, तुम हम अपने घर ले आए और वाह, तुम हमारी बिल्कुल बच्ची बन बिल्कुल, गई। देखो ये फरफंदो। अब उन्होंने तो मजाक में कहा, लेकिन मैं बच्चों का मनोविज्ञान देखी, वो अपने माता पिता पे या किसी पे भी संदेह नहीं करते। मैं समझने लगी कि सचमुच मैं बंदर की बच्ची हूँ। और वो एक दिन चिड़ियाघर लेके गए मुझे और मैंने कहा कि मेरी मम्मी कहाँ है, तो उन्होंने बता दिया, वहां पर बहुत सारे बंदरिया थे और एक बड़ी सी बंदरिया थी, उनकी तरफ इशारा करके ये देखो ये तुम्हारी मम्मी। अब उन्होंने तो मजाक में कह दिया, लेकिन मैं तो सच मान गई। और मुझे लगने लगा मन ही मन में कि सही में ये जो घर में मम्मी है ना, ये मेरी सचमुच की मम्मी नहीं है, इसलिए मुझे डांटती हैं। मेरी मम्मी तो वही है बंदरिया जो वहां पर है, बड़ी वाली। अरे वाह। और जब अगले बार मैं मन ही मन में एक कल्पना लोक में विचरण करने लगी, जैसे सारे बच्चे करते हैं, हम समझ नहीं पाते उन्हें। और मैं जब गई एक बार, फिर लेके गए वो चिड़ियाघर दिखाने के लिए, तो वहाँ वो बंदरिया मुझे नहीं दिखी। तो मैंने बहुत देर तक ढूंढा। फिर वहाँ एक चौकीदार था, मैंने उसको पास जाके पूछा कि वो जो बड़ी वाली बंदरिया कहाँ है, तो उसने तो बहुत कैजुअली बता दिया, अरे वो बंदरिया वो तो मर गई। एकदम मेरे मन में ऐसा बैठ गया प्रवीण जी, क्या बताऊं कि मेरी मम्मी मर गई। और मैं बहुत दिनों तक रोती रही। और इस दर्द को छिपाकर मैं कितने दिनों तक रोई हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी तो मुझे मजाक में कहते थे कि मैं बंदर हूँ, बंदर की बच्ची हूँ। बहुत। लेकिन इसीलिए मैंने ये प्रारंभ अपने इस किताब का इसी संस्मरण से किया है कि हो सकता है कि कविताएं लिखने का, कहते हैं ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो वो जो आंसू मैंने बचपन में बहाए अपनी कल्पना लोक की एक माँ की याद में, हो सकता है वही आंसू कविता के रूप में बाद में प्रस्फुटित हुए हों और एक कवित्री का जन्म हुआ हो। डॉक्टर साहब, एक बात मुझे पूछनी थी कि संस्मरण तो इसमें बहुत है, एक इसमें योग के साइड इफेक्ट, और ये वाली जब इस पे मेरे पृष्ठ पर नज़र गई तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि डॉक्टर साहब आपने कहाँ इस फरफंदों के माध्यम से अपना दृष्टिपात किया है। और मैं जो फरफंदों जो टाइटल है इसका, जो एक बाल मनवाल, क्या वो जो आपकी कविता है जो संतरास की घड़ी, उससे कहीं ना कहीं प्रेरित है? तो पहले तो योग के साइड इफेक्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले कि वो जो कविता के जो गोल है और इस पुस्तक का टाइटल, ये कैसे मैच कर रहा है? आप बहुत अच्छे संचालक हैं, इसलिए अब आप अच्छे संचालक हैं क्योंकि जो बात आप नहीं कहकर मुझे यहाँ लाए थे, बार बार आप वही कह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में भी है। नहीं। ऐसा है कि आप मन की भावना समझते हैं, और मैं अगर कवित्री हूँ और कहीं आई हूँ, मैं अपनी पंक्तियां न सुनाऊं तो वो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा और आपको भी नहीं अच्छा केवल लगेगा। संकेतात्मक रूप से मैं सुनाती हूँ, क्योंकि बड़ा गहरा इस पुस्तक का संबंध है। नहीं, मैं सुनाती हूँ। और ये हमारा जो संबंध है ना प्रवीण जी, कोई प्रोफेशनल संबंध नहीं है, एक भाई बहन का संबंध जो होता है बड़ी आत्मीयता पूर्ण, इसलिए इसमें कोई दुराव छिपाव मैं नहीं समझती हूँ। मैं सुनाती हूँ, सुनिए। एक परिवार में मैं गई, वहाँ पर 3 बहुएं थीं, बहुत हाईली क्वालिफाइड, एक थी सीए, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर। मैंने उनसे पूछा कि आप दिन भर क्या करती हैं, तो बोली बस सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना,
शाम का नाश्ता और रात का खाना। ये भी हमें बनाना नहीं पड़ता, हमें केवल नौकरों को बताना पड़ता है क्या क्या बनेगा। हम बस, हमारी ये दिनचर्या है। तो मेरे मन में आया कि इन बच्चियों को कितनी घुटन होती होगी। एक सीए है, इतनी बड़ी डिग्री लेकर है, एक डॉक्टर है जो एमडी करे हुए थी, और तीसरी इंजीनियर थी एमटेक, और तीनों कुछ नहीं कर रही हैं, केवल घर में सजी धजी उनको रहना है। तो मैंने एक गीत वहीं बैठकर लिखा, वो मैं सुनाती हूँ। ये बहुत सारी महिलाओं की पीड़ा है कि आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। आँखों में आहा। नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। कैसी संत्रास की घड़ी, आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। होठ जरा गुनगुना लिए, कैसा कोहराम मच गया, और धड़कने धड़क गई जरा, सन्नाटा एक खिंच गया। कटघरे में कर दिया खड़ा, कटघरे में कर दिया खड़ा, तोहमतें लगी बड़ी बड़ी। कैसी संत्रास की घड़ी, आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। दीदी, ये जो पंक्तियां हैं, क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी पुस्तक पढ़ी पूरी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो है ना, अंदर से ये पुस्तक को देख के, इसका टाइटल और इन पंक्तियों को देख करके एक संयोग बन रहा है। उस संयोग पे थोड़ा सा बताएं कि मतलब कि ना, ये कविताएं तो आपकी अलग अलग विषय पे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण पे हैं, और ये इन पंक्तियों का इस पुस्तक के साथ क्या सामंजस्य है? देखिए, जो मन के भाव होते हैं ना, वो कभी कविता की शक्ल में बाहर निकलते हैं, कभी कहानी की शक्ल में निकलते हैं, कभी किसी लेख की शक्ल में निकलते हैं, कभी संस्मरण की शक्ल में निकलते हैं। हर भाव अपने साथ अपना शरीर लेकर आता है। मतलब ऐसा नहीं, भाव तो आत्मा है ना, और उसका शरीर भी वो स्वयं ही निर्धारित करता है। जैसे कि गर्भस्थ कोई शिशु होता है, वो धीरे 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 बनता है, एकदम से तो एक दिन में बन नहीं जाता, 9 महीने लगते हैं उसे पूरा बनने के लिए। वैसे ही कोई भाव अंदर ही अंदर पकता रहता है, और धीरे 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 वो अपना कलेवर स्वयं बनाता है, और उसके बाद वो लेखनी चलती है, और उसी कलेवर में वो बाहर निकलता है, वो रचना निकलती है। तो मेरे मन के जो भाव हैं, वो अपने आप निर्धारित कर लेते हैं कि हम कविता में बाहर निकलेंगे, या किसी लेख में निकलेंगे, या संस्मरण में निकलेंगे, या किसी अन्य शक्ल में निकलेंगे, किसी कहानी में, किसी लघु कथा में। तो ये जो संस्मरण आए हैं, वो इस तरह के संस्मरण हैं कि जिसे मैं कविताओं में भी कह चुकी हूँ कई बार, लेकिन उसे मैं पूरी तरह से नहीं कह पाई। जो छूट गया कविताओं में कहना, वो इन संस्मरणों के रूप में बाहर आया है। और मुझे ऐसा लगा कि हर रचना अपने बाद कोई न कोई ऐसी चीज छोड़ जाती है जो कवि कह नहीं पाता, और वो जो नहीं कह पाता, उसी से अगली रचना का सृजन होता है। वाकई में दीदी, आपने जो बात कही और जो मैंने प्रश्न किया, वो मुझे लगता है वो प्रश्न सही था। और इस कृति के ऊपर में कई इसमें संस्मरण है। इसमें से जो आपको बहुत, वैसे तो अगर मैं कहूँ हर कविता, और अगर गद्य में बात करूँ, हर अनुच्छेद मन से लिखा जाता है, लेकिन इसका अगर मैं कहूँ एक पिन पॉइंट, कोई ऐसा संस्मरण आपको मन करता है कि उस संस्मरण का इस बातचीत में उल्लेख होना चाहिए, वो आप जरूर बताएं। देखिए, इसमें बहुत सारे रोचक संस्मरण भी हैं। जैसे दे दनादन एक संस्मरण दे है। दनादन। हम लोग, मैं और मेरी बहन, हम जाते थे स्कूल। ये नहीं है कि ये जो छेड़छाड़ की घटनाएं आज ही हो रही हैं, पहले भी होती थी। पहले चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, कोई टीवी इतना नहीं था, तो पता नहीं चलती थी, घर के घर में दब जाती थी, लेकिन होती पहले भी थी। मेरी माँ देखने में बहुत दुबली पतली सी और बहुत सरल महिला है, लेकिन ऐसा नहीं है,
उस सरलता के पीछे जितनी दृढ़ता छिपी हुई है ना, वो हम ही समझ पाते हैं। पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना उनकी बहुत बड़ी खूबी है। हम 4 बहनें थीं, 2 मुझसे काफ़ी छोटी हैं और मैं और मेरी बहन बराबरी के हैं। हम दोनों स्कूल जाते थे तो एक लड़का जो उम्र में हमसे काफ़ी बड़ा था, वहीं खड़ा मिलता था हमें रास्ते में। हम पैदल जाते थे स्कूल और हमें धमकाता था और हम लोग डर जाते थे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था और हमसे वो चीज़ें मांगता था। कभी रबर मांगे, कभी पेंसिल मांगे, कभी कुछ और मांगे और पता नहीं हमें वो अच्छा ही नहीं लगता था देखने में। एक तरह से लड़कियों में एक सिक्स सेंस होती है, पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो हमें वो अच्छा नहीं लगता था जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन वो जिस निगाह से देखता था ना, वो निगाह हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो हम डर के मारे घर पे भी कुछ नहीं बताते थे और बाहर भी कुछ नहीं बताते थे, लेकिन हम डर जाते थे। स्कूल जाने के नाम पे हम दोनों बहनें बहुत डर जाते थे। कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी बुखार आ रहा है, कभी कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे। तो हमारी मम्मी को पता चल गया कुछ ना कुछ चक्कर है। तो वो एक दिन उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या हो गया, बिल्कुल पुचकारते हुए। तो हमने कहा कि नहीं ऐसा ऐसा एक लड़का हमारे रास्ते में खड़ा रहता है और हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी ने कहा वो अकेला है ना? तो हमने कहा हाँ अकेला है, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ताकतवर भी होगा। तो कहता है घबराती क्यों हो, तुम 2 हो, वो अकेला है, तुम दोनों मिलके पीट दो उसे। मम्मी साथ में नहीं आई ना, उन्होंने पिताजी को बताया। उन्होंने ये इसलिए कहा कि जिससे हिम्मत हम में आए। और वो हमने अगले दिन सोचा, हम दोनों ने इशारा आंखों आंखों में किया कि ठीक है आज निपटा ही देते हैं। हम लोग गए तो वो खड़ा मिला तो मैंने और मेरी बहन ने आंखों आंखों में इशारा किया और उसने कहा निकालो वो 2 पेंसिल दो और वो 2 कॉपी दो और ये 2 मांगने लगा चीजें। हम भोली भाली से बनकर उसके साथ पास में गए। हमने हमारे बस्ते में जो जो चीजें थी उसने जो मांगी वो दे दी। उसके बाद हमने जो एक दूसरे के साथ कहा, इशारा किया और एकदम दोनों जने उसके ऊपर और वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। हमने उसको ऐसा नोचा, बाल पकड़े, गिरा दिया, वो कर दिया और एकदम घूसे लात जो भी सब चला दिए उसके ऊपर। वो ऐसा पिट पिटा के, तब तो शोर भी मच गया, आसपास भी लोग आ गए और वो शर्मा शर्मा के भाग गया और अगले दिन फिर वो वहाँ खड़ा नहीं मिला। तो आज जो मैं इतने श्रोताओं के सामने खड़े होकर कुछ बोल पाती हूँ, तो हिम्मत वो मेरी माँ ने उस समय मुझे दी कि किस तरह से लोगों से जूझना है। तो अपने बच्चों को समझिए, उनके बच्चों के मन के डर को भी निकालिए। बच्चे डर जाते हैं, हिम्मत देनी पड़ती है उन्हें। जब घर के लोग हिम्मत देते हैं ना, तभी वो बाहर के लोग भी हिम्मत देने के लिए आ जाते हैं। और इसमें एक और भी कई सारे संस्मरण हैं जो आपने कहे, वो किताब खरीदिए आप, आपको पता चलेगा किस तरह से छोटे बच्चे भी और इसमें थोड़े से बड़े बच्चों के भी हैं। इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक संदर्भ के संस्मरण भी हैं जो आज धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। जैसे हमारे परिवार में एक काम करने वाली बाई आती थी जिनको हम माई कहते थे, और हर परिवार में ऐसी होती थी जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। पहले एक करती थी, उसकी बेटी या बहू आने लगी, फिर उसकी बेटी बहू आने लगी, तो वो घर के सदस्य जैसे हो जाते थे। एक एक बच्चे को समझते थे, एक एक व्यक्ति को समझते थे। झगड़ा भी हो जाता था आपस में, लेकिन वो जाते नहीं थे कहीं। उनकी थालियाँ भी अलग रहती थी, उनके खान पान का सामग्री अलग रहती थी, लेकिन उनके घर में अगर कोई शादी है तो पूरा परिवार उस शादी के लिए लग जाता था। ये नहीं देखता था कि ये किस वर्ण की हैं, किस जाति की हैं, वो हमारे घर की सदस्य हैं। रुपए पैसे से लेकर सारा सामान परिवार खरीद कर देता था। उसकी शादी, उनके घर की शादी भी करवाता था। अगर तबीयत खराब हो गई तो उसको कोई नहीं कहता था कि तुम काम करो, तुम बर्तन मांजो, तो वो घर पे आके आराम भी कर लेती थी। खाना पीना उसको सब मिलता था। ऐसा नहीं कि बहुत समृद्ध हमारा परिवार था, लेकिन ऐसा हर परिवार में होता था। और एक संस्मरण इसमें है, कलई करने वाले। आजकल तो दिखते नहीं हैं। हाँ, कलई है करने ना? वाले, वो तो बर्तन कलई वाले। बर्तन कलई। तो पहले जो पीतल के बर्तन होते थे ना, पीतल के बर्तन होते थे तो वो ऐसे नहीं होते कलई थे, करा उनके ऊपर लेते। हर महीने या 2 महीने के बाद कलई होती थी। तो मेरे चाचा जी ने मुझे कहा कि ये ना सारे सोने के हैं। इतने बता ये सोने के बर्तन है। तो मुझे लगता था सोना तो मतलब राजा महाराजाओं के यहाँ होता है,
तो मैं सोचती थी हम तो बहुत अमीर हैं, हमारे पास तो इतने सारे सोने के बर्तन, और वो अमीरी बिल्कुल छलकने लगती थी, अगर गर्व से सिर ऊंचा हो जाता हम बहुत अमीर हैं। आप पीतल मिलता भी कहाँ है? आप पीतल पीतल भी आज नहीं मिलता। आज पीतल के बर्तन गायब भी हो गए। तो वो कलई करने वाला आता था, तो उसको देखते रहते थे। ऐसे ऐसे जो खो गए पात्र हैं ना, उनको मैंने समेटा है। फिर उसके बाद एक दिन मुझे पता चला कि ये तो पीतल के बर्तन है, तब मैंने अंत में इसमें लिखा है कि फिर कलई खुल गई। कलई खुल गई। और ऐसे ही बहुत सारे संस्मरण हैं इसमें। एक आती थी हमारे घर में एक दाई थी, तो इतना बड़ा परिवार, हर साल में 2 साल में कोई ना कोई बच्चा होता ही था। तब उनके वो बिल्कुल परमानेंट थी, पारंपरिक, कुछ नहीं बताना पड़ता था उसको। सुबह 4 बजे आ जाती थी, 4 बजे आके चूल्हा जलाना, पानी गर्म करना, फिर जच्चे बच्चे को कैसे देखभाल करनी है, पूरी तरह से वो समर्पण भाव से पूरा काम करती थी। और मेरी दादी को भी डांट देती थी वो। मेरी दादी इतनी बड़ी थी, लेकिन वो मेरी दादी को भी डांट देती थी, क्योंकि वो सबकी दाई थी। तो वो इस तरह से, ये पूरी किताब आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। डॉक्टर साहब, ये सच बात तो ये है, ये जो दोनों आपकी पुस्तकें हैं, और एक पुस्तक प्रतिनिधित्व करती है अपने कवि समाज का, और दूसरी पुस्तक आपने बचपन से लेकर के अपने हर अनुभव को इसमें साझा किया है। और इसमें अगर कहूँ तो अपने मित्र हैं अक्षय अग्रवाल जी, संस्कारशालाएँ चलाते हैं विद्या भारती की, तो वो ये पुस्तक उनके लिए बड़ी अनुकूल होगी, और ये बच्चों को, हम सबको पढ़नी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो। और बेहद मुझे लगता है कि दर्शकों, आपने डॉक्टर कीर्ति काले का एक, हमें तो पता था, लेकिन एक अलग व्यक्तित्व आज आपने देखा होगा, एक व्यंग्यकार के रूप में, एक गद्यकार के रूप में, ललित निबंधकार के रूप में। वस्तुतः सच्चाई यह है कि डॉक्टर कीर्ति काले एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार है। मात्र उनको कविता के दायरे में बांधना उनके साथ अन्याय होगा। आप कविता के बारे में आप प्रशिक्षण भी देती रही हैं, केवल आप कविता पाठ करने के लिए कवि सम्मेलनों में नहीं रहते, आपने कविता के मर्म को, कविता के शिल्प को आपने कई कार्यशालाओं के माध्यम से नवांकुर बच्चों को सिखाया है। एक कार्यक्रम में तो आप ऑनलाइन भी रही, कोरोना काल में कविता शिल्प पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोष्ठी थी, उसमें आप रहे थे। तो प्रिय दर्शकों, ये सतमोला कवियों के चौपाल का भी एक अलग का आयाम है। केवल कविता ही नहीं, हम जहाँ पद्य को लोकप्रिय मानते हैं, उतना गद्य भी उतना मनोरंजक और लक्ष्य भेदी होता है। आज लगता है सतमोला कवियों के चौपाल ने भी उस लक्ष्य को भेदने का प्रयास किया है। कहाँ तक हम सफल रहे, और अपनी ये राय इसके बारे में जरूर आप हमें बताइएगा। शिट! रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। बीत गया है अंतराल, और हम अंतराल के बाद फिर से लेकर दर्शकों के समक्ष उपस्थित हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कविता की रसधारा बहती है, और जिसका नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। आज के इस एपिसोड में ब्रेक के बाद हम सर्वधर्म संगम टीवी के दर्शकों का बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसी अविरल धारा का नाम है
जिसके हमारे भगीरथ हैं आदरणीय डॉक्टर प्रवीण आर्य जी। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश के प्रतिष्ठित और मंचों पर अक्सर दिखाई देने वाले बहुत स्थापित कवियों और ऐसे कवियों के बीच जिनकी कलम में तो दम है लेकिन वो इतना स्थापित नहीं है, मंचों पर उतना हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनके बीच में एक सेतु का काम करता है। तो ऐसे सेतु का काम करने वाले कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में आप सबका पुनः अभिनंदन और स्वागत है। तो अब इस काव्य रस धारा में हमारे बीच आज ये बड़े संयोग की बात है कि आगरा से 2 शिक्षिका पधारी हुई हैं, कवयित्रियाँ, जो अपना काव्य पाठ पूर्ण कर चुकी हैं, समाज को आईना दिखा चुकी हैं। अब जिस कवयित्री को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो तो यहाँ पर हैं ही, अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रही हैं। साथ में ये एक बहुत बड़ा संयोग और बहुत प्रसन्नता की बात है कि उनके पिताजी भी आज काव्य पाठ के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आइए स्वागत करते हैं इस पिता पुत्री की जोड़ी का जोरदार तालियों के साथ। अब काव्य पाठ के लिए मैं जो बिटिया हैं, पिताजी की जो पुत्री हैं, वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जिनका नाम होता है प्रीति जैन, उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करके हम सबको हर्ष से भर दें। स्वागत है। धन्यवाद। मेरी आज की कविता पिता के ऊपर है। बचपन से ही ना माँ का प्यार तो बहुत समझ में आया है। बचपन से माँ का प्यार बहुत समझ में आया है। परीक्षा जाने से पहले वो दही चीनी खिलाना, बुखार होने पर वो दुआ देना, बहुत बढ़िया, बहुत चोट बढ़िया। पर मरहम लगाना। क्या बात लेकिन है। पिता का योगदान ना हमेशा छुपा हुआ रहा है। तो ये पापा के राज ना मुझे समझ नहीं आते थे। पापा के राज ना मुझे समझ नहीं आते थे। अमरूद के पेड़ पर फल आम के खिलते थे, ये पापा के राज ना मुझे समझ नहीं आते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब जोरों की बारिश होती थी, जब जोरों की बारिश होती थी, गलियां भी खूब पानी से भरी होती थी। जब जोरों की बारिश होती थी, गलियां भी खूब पानी से भरी होती थी। सब कश्ती बनाकर उसे तैराते थे, सब कश्ती बनाकर उसे तैराते थे, पर पापा मेरे उस बारिश में पतंग उड़ाना सिखाते थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पापा मेरे उस बारिश में पतंग उड़ाना सिखाते थे। ये पापा के राज नाम मुझे समझ नहीं आते थे। और जब कभी तूफानी आंधियां आती थी, जब कभी तूफानी आंधियां आती थी, खिड़कियां भी जोर जोर से खड़कती थी। सब खिड़कियां बंद कर सो जाते थे, सब खिड़कियां बंद कर सो जाते थे, पर पापा मेरे उस आंधी में दिया जलाना सिखाते थे। क्या बात है, क्या बात है, पापा के राज नाम मुझे समझ नहीं आते थे। अमरूद के पेड़ पर फल आम के खिलते थे, ये पापा के राज ना मुझे समझ नहीं आते थे। बहुत बढ़िया। और जब बात दौड़ की होती थी, जब बात दौड़ की होती थी, सड़कें भी खूब लंबी होती थी। सब उड़ते गिरते और दौड़ते थे, सब उड़ते गिरते और दौड़ते थे, पर पापा मेरे उस टाइम शिखर चढ़ना सिखाते थे। पर पापा मेरे उस दौड़ में शिखर चढ़ना सिखाते थे। ये पापा के राज ना मुझे समझ नहीं आते थे। बहुत बढ़िया। और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, राज हमारे खुद के भी होते रहे जी। राज हमारे खुद के भी होते रहे। दिल की बात जुबान तक नहीं ला पाते थे, दिल की बात जुबान तक नहीं ला पाते थे। तब पापा मेरे मुझे कलम चलाना सिखाते थे। क्या बात है, क्या बात है। ये पापा के राज ना मुझे समझ नहीं आते थे। पर अब जब धीरे धीरे पापा के राज समझ में आने लगे कि हमारी जीत के पीछे पापा की जीत थी, पापा की संघर्ष थे, तो मैं आज वादा करती हूँ। तो कितनी बार पापा हारे होंगे मेरी जीत के लिए। वो कहते हैं ना कि एक बार आसमान ने पूछा बता मेरी झोली में कितने तारे हैं, बता मेरी झोली में कितने तारे हैं। मैंने भी पूछ लिया आखिर मेरी जीत के लिए मेरे पापा कितनी बार हारे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज जब मुझे ये राज समझ में आए हैं तो वादा करती हूँ कि अब तेरी राह में आया कोई कांटा, कि अब तेरी राह में आया कोई कांटा, तो फूल बन बिछ जाऊंगी, और जो हुआ कभी अंधेरा तो दीपक बन जल जाऊंगी। बहुत बढ़िया, जो हुआ कभी अंधेरा तो दीपक बन जल जाऊंगी। पैरों की अपनी जंजीरों को तूने अपनी पैरों की जंजीरों को हाथों की लकीरें बनाया था, पैरों की जंजीरों को हाथों की लकीरें बनाया था। तेरे इस अनहे का परिचय अब मैं दुनिया को बतलाऊंगी। बहुत बढ़िया। हर मजबूरियों को तुमने अपना शौक बनाया था, हर मजबूरियों को तुमने अपना शौक बनाया था। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम मैं गर्व से लिख पाऊंगी,
तेरे नाम के साथ मैं अपना नाम गर्व गर्व से से लिख लिख पाऊंगी। पाऊंगी। कांधे पर मुझे बिठाकर, कांधे पर मुझे बिठाकर सारा जहां दिखाया था, कांधे पर मुझे बिठाकर सारा जहां दिखाया था। अब तेरे इस पैरों पर पड़े छालों पर मरहम मैं लगाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया। तेरे इस पैरों के पड़े छालों पर मरहम मैं लगाऊंगी। रातों की नींद गवाकर थपकी देकर मुझे सुलाया था, रातों की नींदें गवाकर थपकी देकर मुझे सुलाया था। अब इन आंखों में सुंदर सपने मैं सजाऊंगी, बहुत अब इन बढ़िया। आंखों में सुंदर सपने मैं सजाऊंगी। पुरखों से विरासत में नहीं मिला, पुरखों से विरासत में नहीं मिला, मेहनत से कमाया है। पुरखों से विरासत में नहीं मिला, मेहनत से कमाया है। अब तेरी हर कामयाबी, हर जीत का जश्न मैं मनाऊंगी। पापा पापा बनकर बहुत जिम्मेदारियों को निभाया है, पापा पापा बनकर बहुत जिम्मेदारियों को निभाया है। अब इन जिम्मेदारियों से मुक्त बेफिक्र इंसान मैं आपको बनाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेरी राह में आया कोई कांटा तो फूल बन बिछ जाऊंगी, और जो हुआ कभी अंधेरा तो दीपक बन जल जाऊंगी, दीपक बन जल जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति जैन जी अभी पिता पर कविता सुना रही थी, और ये संयोग है और हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि मंच पर उनके साथ उनके पिताजी भी उपस्थित हैं, और जो अपनी बिटिया के ऊपर कविता सुनाने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीति जी ने जो कविता सुनाई उसकी एक पंक्ति बहुत मुझे छू गई कि मुझे पता नहीं कि मेरी जीत के लिए पापा कितनी बार हारे हैं। इस पंक्ति के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, और इस कविता के लिए मैं प्रीति जी को बहुत बधाई देता हूँ। अब बारी उनके पिताजी की है कि वो बिटिया के लिए किस प्रकार से क्या बातें हमें बताते हैं। तो बहुत स्वागत करिए हमारे बीच पानीपत से पधारे हुए सुलेख जैन जी का। मैं माँ शारदा को नमन करते हुए संगम टीवी के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मैं कोई कवि के रूप में कहिए या वैसे कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए जो मैंने कहा है, या मैं अपने हरियाणा के बारे में बताऊंगा पहले तो कि हमारे हरियाणा के लोग कैसे हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा का आदमी क्योंकि अगर मंच हरियाणा पर उपस्थित है तो हरियाणा की बात तो जरूर ही करेगा, हरि- उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि तो स्वागत है आपका। हरियाणा के लोग लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। जी जी जी। क्योंकि महाभारत हुआ वो भी वहीं हुआ, मुझे लगता पानीपत है, की 3 लड़ाई वो भी मुझे वहीं लगता हुई। है इस चीज से पूरा देश अवगत है, और मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया के लोग इससे अवगत हैं। पानीपत की लड़ाइयाँ भी वहीं हुई। जी जी। और जी। अब जो सिंदूर का ऑपरेशन हुआ वो भी एक हरियाणा की बहू थी, जिसने जी, पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए थे। अगर हमारे मुच्छा लड़ते तो वो सारे पाकिस्तान का नाम ही खत्म कर देते। ऐसे हरियाणा के लोग हैं। बिल्कुल। एक बार हमारा हरियाणा का नत्थू दौरे के दिल्ली का लक्ष्मी नारायण आया, बोला अरे मोलड़ के हाल से है। वो हमारा नत्थू का लहरा नूकर बोलिया, हरियाणा के लोग मोलड़े हुए हैं, उनकी नूनी बेरा 2 कितने हुए हैं, नो बेरा क्यों नहीं, 2 5 हुए हैं। बेरा क्यों नहीं मतलब बताया क्यों नहीं। जी 2 5 हुए हैं। जी। नो देखा नहीं मोल नोर कितने हुआ है, नो 2 और 4 नो ला शर्त लगा शर्त लगा ली शर्त 5 हजार रुपये शर्त लगा ली। तो शर्त लगा ली, बोल 2 कितने हुआ है, वो बोला 4, दे गुस्सा दे ला दे, बोल को 2 5 होते हैं। ये तो खैर हरियाणा के अच्छी आदमी तो की लाई करती विशेषता है, होती तो है। क्या लगा अच्छा 2 5 हुआ है, नो दे 5,000 रुपये। तो अगले दिन फिर लक्ष्मी नारायण सोचने लग गया भाई ये तो मेरे 5,000 रुपये पिटाई भी होगी और 5,000 रुपये गई। अगले दिन 2 दिन मेहमानों को अपने साथियों को पहलवानों को साथ ले गया, बोला देखो इसने, और भाई नत्थू क्या हाल है, बोला ठीक है वही हाल है। न बोला कि आज भाई हम दिल्ली के हैं, हम बहुत चतुर होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। आज मैं सवाल पूछूंगा तेरे से, अगर तेरा सवाल नहीं काटा तू देगा 5,000 रुपये, और तू मेरे से पूछेगा तो मैं दूंगा 10,000 रुपये। तो बोला ठीक है भाई। तो बोला चल पहले तू ही पूछ ले। नत्थू पूछने लग गया ऐसा पक्षी का नाम बताओ जो आसमान में तो 6 पैरों से चलता है, और पानी में 4 पैरों से चलता है, और जमीन में 2 पैरों से चलता है। और लक्ष्मी नारायण सोचने लग गया ऐसा कौन सा पक्षी है। न बोला मैंने तो आता नहीं भाई। न बोला देवी 10,000 रुपये नहीं आंदा तो। फिर बोला अच्छा तू बता भी। न बोला मैंने भी आंदा ले 5,000 रुपये भी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमारे हरियाणा के लोग हैं, तो ये तो चलता रहता है। बाकी मैं अपनी कविता के पढ़ता हूँ। जी स्वागत है सुलेख। मेरी कविता का शीर्षक है कन्या भ्रूण हत्या। क्योंकि मैंने एक बार किसी जगह देखा था जब कन्या भ्रूण हत्या हुए,
तो मुझे बड़ा दर्द हुआ था। तो उस टाइम मैंने एक कविता लिखी थी, माँ मैं बोल नहीं सकती, माँ मैं बोल नहीं सकती, इसलिए लिख रही हूँ पत्थर। माँ मैं कांप रही हूँ, तुम जरूर देना इसका उत्तर। माँ तुम जरूर देना इसका उत्तर। माँ मैंने दादी माँ से सुनी है एक सनसनीखेज खबर। माँ मैंने दादी माँ से सुनी है एक सनसनीखेज खबर। कन्या होने के कारण मुझे जन्म लेने से रोक रही है मगर। कन्या होने के कारण मुझे जन्म लेने से रोक रही है मगर। मेरी प्यारी प्यारी कोमल हृदय माँ ऐसे कैसे कर सकती है। अपनी प्यारी लाडली पर नस्तरों की चुभन कैसे सह सकती है। ये जो सुना है सब झूठा है बेटी, कह दो माँ एक बार। ये जो सुना है सब झूठा है बेटी, कह दो माँ एक बार। मुझे भी दुनिया देखने दो, विनती करती हूँ बारंबार। मुझे भी दुनिया देखने दो, विनती करती हूँ बारंबार। डॉक्टर के पास रोकने के लिए मैं तुम्हारी चुन्नी भी खींच नहीं सकती। मेरी बाहें इतनी पतली हैं, गले से लिपट कर रो भी नहीं सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी प्यारी माँ डॉक्टर की दवा मुझे बेरहमी से मार डालेगी। डॉक्टर की क्रूरता मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। डॉक्टर की क्रूरता से मेरी चीख निकलेगी, वो भी तुम सुन नहीं पाओगी। और वो भी तुम सुन नहीं पाओगी। सुनी माँ मुझे बहुत दर्द होगा, वो भी तुम देख नहीं पाओगी। माँ सच कहती हूँ, न खर्चा बढ़ाऊंगी, न पापा पर बोझ बनूंगी। मुझे जन्म लेने दीजिए, तेरे आंगन में छम 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 नाचूंगी। बस मुझे जन्म लेने दीजिए, मुझे जन्म लेने दे। चांद तारों भरे आसमान को देखने दीजिए। काम तेरा बटाऊंगी, उपकार तेरा मानूंगी। बस जन्म लेने दीजिए, बस जन्म लेने दीजिए। सुलेख अगर बेटे हैं निराले तो बेटियां भी हैं निराली। बहुत बढ़िया, सुलेख बहुत बढ़िया। अगर बेटे हैं निराले तो बेटियां भी है निराली। कन्या भ्रूण हत्या पाप है, बेटियां ही दुर्गा लक्ष्मी और महाकाली। क्या बात है, बेटियां क्या ही बात दुर्गा है। लक्ष्मी और महाकाली। और आगे मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना जो इस बेटी के ऊपर ही है, मैं आपके समक्ष रखा। जो बिल्कुल सच्ची संक्षेप, घटना। बिल्कुल संक्षेप में सुनाइए, स्वागत है। हाँ, हम वैष्णो देवी गए माँ के दर्शनों के लिए जी। कुछ लोग बेटा तो कुछ लोग धन मांग रहे थे अपने लिए। माँ हमें भी आप जैसी एक बेटी दे दो, मेरी क्या बात धर्मपत्नी है, बोली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माँ हमें भी आप जैसी एक बेटी दे दो, मेरी धर्मपत्नी बोली। माँ ने फरियाद सुनी, जल्दी भर दी हमारी झोली। बेटी को पाकर मैं था अति प्रसन्न, लक्ष्मी सरस्वती की जगह इसी को करता था वंदन। जब कुछ बड़ी हुई तो गोद में खिलाने लगा, इसके कार्यों को देख कुछ गुनगुनाने लगा। जब से बेटी तू आई है मेरे जीवन में बहार छाई है। सिर्फ बेटी नहीं तू मेरे जीवन की परछाई है। आज जो मिला मुझे वो खूबसूरत नजराना हो तुम। मुझे जिंदगी जीने का मिला एक अर्थपूर्ण बहाना हो तुम। मेरे चेहरे पर जो खिले वो प्यारी मुस्कान हो तुम। मेरे जीवन का उद्यान, तेरे चेहरे को देख खिले मेरे जीवन का उद्यान हो तुम। तुझसे मिली मुझे प्रेरणा जब हर पल तुम मुस्काती हो। मिलती मुझको नई ऊर्जा जब सबके मन को लुभाती हो। सदा फलो फूलो तुम अमर बेल सी बढ़ती जाओ। धन धन्य से परिपूर्ण हो हर लक्ष्य में बढ़ती जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुलेख जी। चांद बहुत सितारों को छूना तुम, हर चेहरे की मुस्कान बन जाओ। सुलेख दिल से निकले यही दुआ, हर जन्म में मेरी बेटी बन जाओ। हर मेरी जन्म में मेरी बेटी बन जाओ। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, घर वाली मांगने लगी फिर दुआ। माँ ने इतनी भरपूर कृपा कर डाली, एक के बाद चार चार पोतियां मुझे दे डाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ एक भैरव को भी आने दो, बोली घरवाली। मुझे इतनी नहीं चाहिए दुर्गा और महाकाली। बहुत बढ़िया। माँ बोली पहले हम 9 को आने दो, पहले हम 9 देवियों को पहले हमें 9 को आने दो, फिर इच्छा रखना भैरव को अच्छा, पाने को। भैरव जी की इच्छा महिलाएं ही रखती हैं ज्यादातर। फिर इच्छा रखने भैरव को पाने को। माँ 9 की जगह 18 आ जाएंगी, पर मेरी धर्मपत्नी कभी भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं कर पाएगी। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, करवाएगी, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत करवाएगी, नहीं करवाएगी, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करवाएगी। तो ये थे सुलेख जैन जी, जो
कन्या भ्रूण हत्या पर बहुत ही सशक्त कविता के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। और ये सुलेख जैन जी बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं और ये 2 पुस्तकें हैं इनकी, कलम के सिपाही और कलम के साधक। इन दोनों पुस्तकों में इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। तो इसके लिए हम सतमोला कवियों की चौपाल परिवार की ओर से इनका अभिनंदन करते हैं और बहुत बधाइयाँ देते हैं। अब सुलेख जैन जी ने जो बेटियों पर बात कही है, तो मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। कभी मैंने कहा था कि वो आती है आ जाने दो, वो आती है आ जाने दो, घर में खुशियाँ छा जाने दो, वो आती है आ जाने दो, घर में खुशियाँ छा जाने दो, उससे घर में रौनक होती, उससे घर में रौनक होती। और घर है यदि शरीर जैसा, तो घर की आत्मा है बेटी, तो घर की आत्मा है बेटी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, आज का ये आपको एपिसोड कैसा लगा, और सतमोला कवियों की चौपाल में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर कीर्ति काले जी ने भी पूछा था, ये कार्यक्रम 20-22 वर्ष की यात्रा चल रही है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ ये जीवन पर्यंत चलेगा। प्रवीण आर्य नहीं भी होगा तो भी ये कार्यक्रम चलेगा। उसका एक मूल सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत, और सहभागिता अपने आप में बहुत एक सशक्त प्लेटफॉर्म होता है। ये वाला नहीं कि तू भी राजा मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, ये आजकल प्रायोजित कार्यक्रमों में होता है। कई कार्यक्रम कविता के प्रारंभ होते हैं और कार्यक्रम बंद हो जाता है। उसका कारण, मूल कारण क्या होता है कि प्रायोजकों की कमी। यहाँ हम सभी इस कार्यक्रम के मालिक हैं, सब इसमें कंट्रीब्यूशन डालते हैं। कुछ लोग इसको आलोचना की दृष्टि कहते हैं, भाई ये तो ऐसे कविता पैसा दे के पढ़ी जाती है, ये नहीं। अब कीर्ति जी आई हैं, क्या पैसे दे के आई हैं क्या? लेकिन कीर्ति जी का समय ही अपने आप में अमूल्य है। ओम प्रकाश कल्याणी जी का, वरिष्ठ कवियों का समय देना ही सतमोला कवियों की चौपाल के लिए अमूल्य आहुति है। मैंने कहा ना, कोई घी से आहुति डालता है, कोई सामग्री से डालता है, कोई संविधा डालता है, लेकिन डालना अनिवार्य है, तभी यज्ञ पूर्ण होता है। यही सतमोला कवियों की चौपाल अपनी अनुष्ठान निरंतर चलता रहेगा परस्पर सहयोग से। तो इस सतमोला कवियों की चौपाल के लिए यजमान बने। यजमान कैसे बन सकते हैं? सदस्य बन करके टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 97118218 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेंगे। मिलते हैं अगले रविवार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें
काटी है समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है। जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।